नमस्कार। 17 सितंबर 2025 की तारीख द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिर से दिन भर की जो जरूरी खबरें हैं, जो विश्लेषण हैं, उनकी गहराई में उतरेंगे। जी। कोशिश रहेगी कि वो जानकारी निकालें जो हमारे सुनने वालों के लिए, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काम की हो। बिल्कुल। मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये सब जीएस पाठ्यक्रम के लिहाज से कैसे और क्यों जरूरी है। सही कहा, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। आज शुरुआत करते हैं न्यायपालिका से। सुप्रीम कोर्ट में काफी हलचल रही लगता है। हाँ, कई अहम मामले थे आज। पहला मामला ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वाला। इसमें एक प्रावधान रद्द हुआ है। जी हाँ, ये GS2 राज व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की धारा 3C2 का जो परंतुक था, उसे रद्द कर दिया है। अच्छा, ये प्रावधान क्या था असल में? इसके तहत मतलब अगर किसी संपत्ति पर वक्फ का दावा होता था, तो पहली नजर में, जिसे प्रीमा फेसी कहते हैं, उसे वक्फ संपत्ति मानकर फ्रीज कर दिया जाता था। फ्रीज, बिना मालिक को सुने? हाँ, यही तो मुद्दा था। मालिक को सुनवाई का पूरा मौका दिए बिना कोर्ट ने इसी को मनमाना कहा और कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन माना। ये तो मतलब बुनियादी अधिकार का हनन लगता है। बिल्कुल, कोर्ट का तर्क भी यही था कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसमें दो दिक्कतें और थीं। क्या? एक तो जांच की कोई समय सीमा नहीं थी और दूसरा एक कार्यकारी अधिकारी जैसे कलेक्टर को न्यायिक काम सौंप दिया गया था। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, जी। तो कोर्ट ने साफ कहा कि इरादा शायद नेक हो, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, लेकिन प्रक्रिया वो गलत थी। तो अब वक्फ ट्रिब्यूनल की भूमिका बढ़ेगी? हाँ, ये फैसला विशेष न्यायिक निकायों जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल को मजबूत करता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर। जी, ये भी एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये GS2 राज व्यवस्था, खासकर मौलिक अधिकार, और GS1 समाज यानी विविधता और सांप्रदायिकता, दोनों से जुड़ा है। 10 राज्यों के कानून है शायद। हाँ, 10 राज्यों के धर्म की स्वतंत्रता अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई चल रही है। इसमें मुख्य बहस किस बात पर है? देखिए, अनुच्छेद 25 हमें धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये प्रचार का अधिकार कहाँ तक है, इसी पर बहस है। अच्छा। इन कानूनों का मकसद बताया जाता है कि बल, धोखाधड़ी या लालच से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इनमें जो परिभाषाएं हैं वो बहुत अस्पष्ट है, कानून काफी सख्त है, सबूत का बोझ आरोपी पर डाल देते हैं और कई बार ये अंतर्धार्मिक जोड़ों को निशाना बनाते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि मुख्य न्यायाधीश ने भी पूछा कि धोखाधड़ी का पता कौन लगाएगा। ये वाकई मुश्किल सवाल है। जी, ये प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का एक जटिल सवाल है। सरकार ने याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडी पर भी सवाल उठाया है, मतलब उन्हें मुकदमा करने का अधिकार है भी या नहीं। तो कोर्ट को ये देखना है कि कहीं ये कानून अनुच्छेद 25 पर चिलिंग इफेक्ट तो नहीं डाल रहे। बिल्कुल, एक तरह का डराने वाला प्रभाव। यहाँ हमें निष्पक्ष रहना है, हम सिर्फ दोनों पक्षों के तर्क बता रहे हैं। सही है। अच्छा, एक और मामला जो काफी चर्चा में है, धारा 498 है, वैवाहिक क्रूरता वाले मामलों में कूलिंग पीरियड। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का समर्थन किया है। ये भी GS2 राज व्यवस्था और GS1 समाज, खासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दे के लिए जरूरी है। ये धारा 498 आईपीसी अब शायद BNS में धारा 85 हो गई है। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता में धारा 85। इसका उद्देश्य तो महिलाओं को क्रूरता से बचाना है, लेकिन इसके दुरुपयोग की शिकायतें भी काफी समय से आ रही हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था? शिवानगी बंसल मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी से पहले 2 महीने की कूलिंग अवधि हो और मामला पहले परिवार कल्याण समिति यानी FWC को भेजा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी का समर्थन किया है। लेकिन इसकी आलोचना भी तो हो रही है कि इससे न्याय में देरी होगी। हाँ, बिल्कुल, आलोचक कह रहे हैं कि इससे पीड़ित को और ज्यादा खतरा हो सकता है और ये कानूनी प्रक्रिया में बेवजह की देरी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह से न्यायिक अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कुछ कहा है इस पर? जी, अरनेश कुमार मामले में गिरफ्तारी के लिए जरूरत का सिद्धांत बताया था। फिर राजेश शर्मा मामले में FWC का विचार आया था, जिसे बाद में सोशल एक्शन फोरम मामले में थोड़ा बदला गया। NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं?
आंकड़े दिखाते हैं कि 498A के मामले तो बढ़े हैं, लेकिन गिरफ्तारियां कम हुई हैं। शायद ये इन सुरक्षा उपायों का ही असर हो। ये असल में न्याय तक पहुंच और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के बीच एक बहुत, आप कह सकते हैं, नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। चलिए, न्यायपालिका से जुड़ा आखिरी बड़ा मुद्दा, राज्यपालों की शक्तियां, विधेयकों को रोकने वाली शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। हाँ, ये राष्ट्रपति संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान हुआ। ये GS2 राजव्यवस्था का एक बहुत अहम पहलू है। संघवाद, राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 200, 201 और 143। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने अपना पहले का फैसला ही दोहराया है कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते। मतलब उन्हें फैसला लेना होगा। जी, देखिए, अनुच्छेद 200 राज्यपाल को कुछ विकल्प देता है, या तो सहमति दें या रोक लें या पुनर्विचार के लिए लौटा दें या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें। लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। तो क्या कोर्ट अब ये समय सीमा थी कमी को भर रहा है? ऐसा ही लगता है। कोर्ट का मानना है कि अनिश्चित काल तक रोकना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संघवाद, फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। और ये मुद्दा खासकर विपक्षी शासित राज्यों में ज्यादा उठता है। हाँ, ये पैटर्न देखा गया है। राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है, संवैधानिक प्रमुख भी और केंद्र के एजेंट भी। लेकिन जब सिर्फ विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में बिलों में देरी होती है तो सवाल उठते हैं। ये सुनवाई शायद संवैधानिक स्पष्टता लाकर संघवाद को मजबूत करने की दिशा में कदम है। ठीक है, न्यायपालिका के इन अहम मामलों से अब आगे बढ़ते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ चुनौतियों पर नजर डालते हैं। जरूर। गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल विदेशी नागरिकों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। जी, ये GS3 आंतरिक सुरक्षा, जिसमें सीमा पार अपराध, संगठित अपराध आते हैं, और GS2 शासन, यानी सरकारी नीतियां, दोनों से जुड़ा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का राष्ट्रीय सम्मेलन था। उसमें क्या खास निर्देश थे? गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे विदेशी नागरिकों को सिर्फ निर्वासित यानी डिपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। उन पर भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें प्रत्यर्पित यानी एक्स्ट्राडाइट करने की प्रणाली को मजबूत करना होगा। अच्छा, निर्वासन और प्रत्यर्पण में मुख्य अंतर क्या है, एक बार फिर से बताएंगी? हाँ, देखिए, निर्वासन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी विदेशी नागरिक को बस देश से बाहर भेज देना। लेकिन प्रत्यर्पण एक कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया है। इसमें एक देश दूसरे देश से अनुरोध करता है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे या सजा के लिए सौंपा जाए। तो ये नीति में एक बड़ा बदलाव है। हाँ, लगता है एक तरह से सजा पहले का दृष्टिकोण। इसके साथ ही सिंथेटिक दवाओं की बढ़ती चुनौती, उनकी लैब्स को नष्ट करने, जब्त दवाओं को नष्ट करने पर भी जोर दिया गया। हाल ही में 4,800 करोड़ रुपए की दवाएं नष्ट की गईं और NCORD पोर्टल के जरिए बेहतर समन्वय की बात हुई। और इसी से जुड़ी एक और चिंताजनक रिपोर्ट है NCB की, ड्रोन से ड्रग्स तस्करी। हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है। और ये GS3 आंतरिक सुरक्षा, खासकर सीमा प्रबंधन और उसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका, और GS3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी, दोनों के लिए प्रासंगिक है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 2021 में सिर्फ 3 ऐसे मामले थे। 2024 में ये बढ़कर 179 हो गए, खासकर पंजाब से लगी भारत-पाकिस्तान सीमा पर। ड्रोन का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? वजह साफ है, ड्रोन आसानी से बाड़ पार कर लेते हैं, चुपके से आते जाते हैं, और जो भेज रहा है उसके लिए जोखिम बहुत कम होता है। इसके पीछे वो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल वाला एंगल भी है ना? बिल्कुल। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। एक तरफ गोल्डन क्रीसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जहां से हेरोइन और अफीम आती है। दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, जो सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा केंद्र है। तो भारत बीच में फंस गया है। हाँ, भारत न सिर्फ मंजिल बनता है बल्कि एक ट्रांजिट रूट भी, और इसमें डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इस अवैध व्यापार को और हवा देता है। तो सीमा पर अब एक तरह की तकनीकी दौड़ चल रही है। हाँ, कह सकते हैं। सुरक्षा बल एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि कोकीन की जब्ती 78 गुना और मेथाम्फेटामाइन की 5 गुना बढ़ी है। ये बढ़ते खतरे का संकेत है, हालांकि ये बेहतर निगरानी का नतीजा भी हो सकता है। चलिए, सुरक्षा चुनौतियों से अब अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच की ओर चलते हैं। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू। जी, ये GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी द्विपक्षीय रिश्ते और GS3 अर्थव्यवस्था, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में बैठक हुई। लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है एक परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी BTA करना। पिछली बार बातचीत रुक गई थी जब अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। इस बार USTR और भारत का वाणिज्य मंत्रालय बात कर रहे हैं। हाँ, बातचीत को सकारात्मक और आगे देखने वाला बताया गया है। इन डिप्लोमेटिक शब्दों का क्या मतलब निकालें? क्या समझौता हो जाएगा? देखिए, ये शब्द इच्छा तो दिखाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं देते। व्यापार समझौते हमेशा जटिल होते हैं। टैरिफ, IPR, डेटा लोकलाइजेशन जैसे कई पेचीदा मुद्दे होते हैं। दोनों देशों के लिए ये डील जरूरी क्यों है? भारत को अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच चाहिए और अमेरिका भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक और खबर, GST दरों में बदलाव। C रंगराजन और DK श्रीवास्तव का विश्लेषण। हाँ, ये GS3 अर्थव्यवस्था यानी सरकारी बजट और कराधान से जुड़ा है। 22 सितंबर से नए रेट लागू हो रहे हैं। लगभग 80% चीजों पर दरें कम हुई हैं। तो विश्लेषण क्या कहता है? फायदा होगा या नुकसान? उनका विश्लेषण कहता है कि इससे सरकार को तुरंत राजस्व का नुकसान होगा। अनुमान है करीब 48,000 करोड़ सालाना का। नुकसान क्यों? दरें कम होने से मांग बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी, लेकिन शायद उतनी तेजी से नहीं जितनी राजस्व में कमी आएगी। खासकर जरूरी चीजों की मांग ज्यादा मूल्य संवेदनशील नहीं होती। मतलब कीमत थोड़ी कम होने से लोग उसे बहुत ज्यादा खरीदना शुरू नहीं कर देंगे। तो फिर ये कदम क्यों उठाया गया? क्या लंबे समय में कोई फायदा है? हाँ, तर्क यही है कि ये अल्पकालिक दर्द लंबे समय के फायदों के लिए है। इससे महंगाई कम हो सकती है, उपभोक्ताओं की खासकर कम आय वालों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी, इससे मांग को सहारा मिलेगा और संसाधनों का बेहतर आवंटन होगा। किन क्षेत्रों को फायदा होगा? कृषि, मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लागत में कमी का फायदा मिल सकता है। ये असल में राजस्व बनाम विकास की एक क्लासिक दुविधा है। फिलहाल इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, लेकिन ये उपभोक्ताओं के लिए महंगाई से लड़ने में मददगार हो सकता है। और वैश्विक मंच पर भारत की एक और कूटनीतिक चाल, UNHRC में कतर की संप्रभुता उल्लंघन की निंदा। जी हाँ, ये GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खासकर भारत के हित और द्विपक्षीय संबंध का मामला है। भारत ने जिनेवा में UN मानवाधिकार परिषद में कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा की। ये शायद 9 सितंबर की दोहा बमबारी के संदर्भ में है। संप्रभुता का उल्लंघन मतलब किसी देश के अपने क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार का उल्लंघन। UNHRC जैसी जगह पर बयान देने से ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठता है। भारत यहाँ एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है ना? कतर और इजराइल दोनों से रिश्ते जरूरी हैं। बिल्कुल। कतर हमारे लिए एक बड़ा LNG आपूर्ति करता है, वहाँ बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल एक अहम रणनीतिक साझेदार है। तो बयान में इजराइल का नाम नहीं लिया गया। हाँ, ये एक सोची समझी कूटनीतिक चाल हो सकती है। कतर के साथ एकजुटता भी दिखा दी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत को भी बनाए रखा, लेकिन सीधे टकराव से बच गए। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दिखाता है। चलिए अब कुछ अलग अलग लेकिन अहम विषयों पर आते हैं। तकनीक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज। पहले देहरादून में आई बाढ़। बहुत दुखद खबर। हाँ, बहुत दुखद। और ये सीधे तौर पे GS3 आपदा प्रबंधन और GS1 भूगोल, खासकर महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं से जुड़ता है। देहरादून में अचानक आई बाढ़, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। 13 मौतें, 16 लापता। बारिश बहुत ज्यादा हुई थी शायद। जी, IMD ने रेड अलर्ट जारी किया था। कुछ ही घंटों में 192 मिलीमीटर बारिश। हिमालय की तलहटी में ये घटनाएं ज्यादा खतरनाक होती है। ढलान तेज होती है, मलबा बहने का खतरा रहता है। बचाव कार्य चल रहा है? हाँ, SDRF और प्रशासन लगे हुए हैं। केंद्र ने 1200 करोड़ रुपए की सहायता दी है, लेकिन नुकसान का अनुमान 7,500 करोड़ का है। ये घटना हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है। भूमि उपयोग में बदलाव, शहरीकरण का असर और बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत पर। अब तकनीक पर आते हैं। हाँ। AI के पीछे का अदृश्य कार्यबल, ये क्या कहानी है? ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। GS3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, AI अर्थव्यवस्था, रोजगार और GS4 नीतिशास्त्र, तकनीक और मानवीय मूल्य तीनों से जुड़ा है। हम AI की ताकत की बात करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए
भारी मात्रा में डेटा को इंसानों द्वारा लेबल करना पड़ता है, क्यूरेट करना पड़ता है। मतलब एआई खुद नहीं सीखता। सीखता है, लेकिन शुरुआती डेटा तो इंसानों को ही तैयार करना पड़ता है। ये जो डेटा एनोटेटर्स हैं, ये अक्सर ग्लोबल साउथ जैसे केन्या, भारत में बहुत कम वेतन पर काम करते हैं, $2 प्रति घंटे से भी कम। और काम भी काफी मुश्किल होता होगा, खासकर वो कंटेंट मॉडरेशन वाला। हाँ बिल्कुल, खासकर RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक में। इसमें उन्हें हिंसक या आपत्तिजनक सामग्री देखनी पड़ती है। इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। PTSD, चिंता जैसी समस्याएं, इसे गोस्ट वर्क भी कहते हैं। बाप रे, ये तो एआई के विकास की एक अंधेरी सच्चाई है। हाँ, ये AI की असली लागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मिथक, डिजिटल उपनिवेशवाद, श्रम का शोषण। इसके लिए सख्त नियमों की जरूरत है, उचित वेतन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, पारदर्शिता। दूसरी तरफ तकनीक एक अच्छा पहलू भी है, एक्वा मॉनिट्रिक्स, एक पोर्टेबल डिवाइस। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प इनोवेशन है। GS3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई तकनीकें और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। तस्मानिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। ये है क्या चीज? ये एक कम लागत वाला करीब $10,000 का पोर्टेबल आयन क्रोमैटोग्राफ है। देखिए, पारंपरिक आयन क्रोमैटोग्राफी महंगी होती है और लैब में ही हो सकती है। तो ये डिवाइस कहीं भी ले जा सकते हैं? हाँ, और ये फील्ड में ही पानी में, जैसे मिट्टी के छिद्रों के पानी में, नाइट्रेट, नाइट्राइट जैसे आयन्स का पता लगा सकता है, वो भी साधारण नमक के घोल और UV LED डिटेक्टर का इस्तेमाल करके। इसका मतलब पानी या मिट्टी की क्वालिटी चेक करना आसान और सस्ता हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये विश्लेषणात्मक विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचा सकता है, खासकर पर्यावरण निगरानी, कृषि जैसे क्षेत्रों में। ये मितव्ययी इंजीनियरिंग, फ्रूगल इंजीनियरिंग का एक बढ़िया उदाहरण है। रियल टाइम डेटा कलेक्शन में क्रांति ला सकता है। बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी एक बड़ी खबर है। WHO ने GLP-1 दवाओं को आवश्यक दवाओं की सूची में डाला है। जी हाँ, ये GS2 स्वास्थ्य, WHO की भूमिका, और GS3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। ये GLP-1 दवाएं कौन सी हैं? ये वो नई दवाएं हैं जो टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज में काफी कारगर मानी जा रही हैं, जैसे सेमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड। लेकिन ये अभी बहुत महंगी हैं। तो WHO की लिस्ट में आने से क्या होगा? WHO की जो आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची EML है, उसमें शामिल होने का मतलब है कि इन दवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाएगा। इससे सरकारों को कंपनियों के साथ दाम कम करने के लिए मोलभाव करने में मदद मिलती है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। तो क्या ये दवाएं अब सस्ती और सुलभ हो पाएंगी? उम्मीद तो यही है। ये फैसला आवश्यक दवाओं की परिभाषा को भी बदल रहा है। अब इसमें सिर्फ पुरानी बीमारियां नहीं, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के आधुनिक इलाज भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि लिस्ट में आने से मरीज तक पहुंचने तक अभी भी कई चुनौतियां हैं। लागत, उपलब्धता, हेल्थ सिस्टम की तैयारी। समझ गया। और आखिर में भारतीय जनमत पर प्यू रिसर्च का एक सर्वे बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये सर्वे GS1 समाज, भारतीय समाज की विशेषताएं, और GS2 राज्य व्यवस्था, शासन, लोकतंत्र के लिए कुछ अनोखी बातें सामने लाता है। क्या खास बात है? एक तरफ तो ज्यादातर भारतीय, करीब 67%, मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। ये तो आम बात है शायद। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं लोगों में व्यवस्था की बदलाव लाने की क्षमता पर भरोसा भी बहुत ज्यादा है, 59%। ये सर्वे किए गए 25 देशों में सबसे ज्यादा है। अरे, ये तो काफी विरोधाभासी है। बदलाव भी चाहिए और भरोसा भी है। हाँ, यही विरोधाभास सबसे दिलचस्प है। इसे राजनीतिक प्रभावकारिता या पॉलिटिकल एफिकेसी कहते हैं। मतलब नागरिकों का ये विश्वास कि वो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। और ये भारत में ज्यादा है बाकी देशों से? जी, पश्चिमी देशों में ये विश्वास कम हो रहा है, लेकिन भारत में ज्यादा है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? शायद ये एक तरह का आकांक्षापूर्ण असंतोष है कि व्यवस्था बेहतर हो सकती है लेकिन नेता ठीक ठाक है, या फिर एक उभरती हुई शक्ति का आशावाद। शायद लोग व्यवस्था की धीमी रफ्तार से नाखुश हैं, लेकिन लोकतंत्र पर भरोसा बरकरार है। ये भारतीय समाज और राजनीति की जटिलता को दिखाता है। वाकई, आज हमने कई बहुत ही पेचीदा और अहम मुद्दों पर बात की। न्यायपालिका की सक्रियता और उसकी सीमाएं, सुरक्षा की बदलती चुनौतियां, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति का संतुलन, तकनीक के अच्छे और बुरे पहलू और समाज की नब्ज। जी, काफी कुछ कवर किया हमने।
तो इन सब का निचोड़ क्या निकालें? क्या है वो एक बात जिस पर श्रोता सोच सकते हैं? शायद ये कि जैसे जैसे दुनिया और जटिल हो रही है, तकनीक, अर्थव्यवस्था, समाज, हम व्यक्तिगत अधिकारों, सामूहिक भलाई और एक प्रभावी शासन के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सारे मुद्दे यही दिखाते हैं कि भारत और दुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। चाहे वो घरेलू नीतियां हों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हों या तकनीक का नैतिक इस्तेमाल हो, आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वही आने वाले कल को आकार देंगे। और ये संतुलन साधना विकास और पर्यावरण के बीच, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच, इनोवेशन और मानवीय मूल्यों के बीच यही सबसे बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। बहुत खूब। आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सुनने वालों से अनुरोध है कि अगर आपको ये विश्लेषण, ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी। और हाँ, विस्तृत नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए